नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। पूर्णिया के रुपौली विधानसभा उपचुनाव में सांसद पप्पू यादव के समर्थन को लेकर अब कयास खत्म हो चुके हैं। पप्पू यादव ने आरजेडी उम्मीदवार बीमा भारती के समर्थन का खुला ऐलान कर दिया है। लोकसभा चुनाव में पप्पू यादव और बीमा भारती एक दूसरे के आमने सामने चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे थे और पप्पू यादव ने रुपौली की जनता से अब अपनी बेटी को जिताने की अपील कर दी है। पप्पू यादव ने कहा कि वे कांग्रेस की विचारधारा के साथ हमेशा से खड़े रहे और आगे भी वो उसके साथ ही होंगे। आज तेजस्वी यादव चुनावी सभा भी करने जा रहे हैं और ऐसे में पप्पू यादव का बीमा भारती को समर्थन मिलना राजनीति में कई तरीके के संकेत अब देने शुरू कर चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि रुपौली की जनता माफ करके क्षमा मांगता हूं। मैं हाथ जोड़ के यदि कोई गलती भी हो महागठबंधन के कैंडिडेट से तो उसकी क्षमा करिएगा, माफ कर दीजिएगा। मैं सूद और ब्याज के साथ वो कुछ करे ना करे, जैसे ही चुनाव खत्म होगा रुपौली के विकास की शुरुआत पप्पू यादव के हाथ से शुरू हो, ये मेरा वादा है। मैं पुनः एक बार रुपौली की जनता से हाथ जोड़ क्षमा मांगता हूं। यदि कभी भूल में गलतियां हुई होगी उसको क्षमा करिएगा और आप एक बार मेरे लिए अपनी बेटी के साथ खड़े रहिएगा। तो रुपौली उपचुनाव में दोनों गठबंधन ने अपनी तरफ से पूरी ताकत झोंक रखी है। चुनाव प्रचार में आरजेडी के मुकाबले अब एनडीए की अधिक सक्रियता जो है आपको साफ नजर आ रही होगी। एनडीए की ओर से पूरा का पूरा कैबिनेट जो है चुनाव प्रचार में उतर चुका है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी प्रचार किया और बिहार से तीनों केंद्रीय मंत्री, चाहे वो जीतन राम मांझी हो, चिराग पासवान हो या फिर ललन सिंह हो, वो सभी पहुंचे हुए हैं, चुनाव प्रचार करते हुए आपको दिखे होंगे। और रुपौली के रण में तेजस्वी यादव आज चुनावी प्रचार करने जा रहे हैं। शक्ति यादव समेत कई विधायक और पूर्व मंत्री लगातार इस क्षेत्र में घूम घूम कर प्रचार कर रहे हैं। वहीं चुनाव में एक्स फैक्टर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने बीमा भारती को समर्थन की बात कही है। लोकसभा चुनाव में रुपौली में जेडीयू को करीब 25,000 वोट की लीड मिली थी, जिसे कायम रखने की कोशिश जेडीयू की तरफ से इस वक्त भी जारी है। तो रुपौली विधानसभा उपचुनाव में जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी ने जेडीयू की जीत की उम्मीद जाहिर की है। केसी त्यागी ने कहा कि रुपौली नीतीश कुमार और जेडीयू के प्रभाव वाला क्षेत्र रहा है। नीतीश कुमार ने वहां कैंपेन किया और कार्यकर्ताओं में जोश भी भरा, जिसका नतीजा उपचुनाव में दिखेगा। यूं नीतीश कुमार जी छोटी और बड़ी लड़ाइयों का चिंता किए बगैर उन सवालों को लेकर के जनता के बीच में जाते हैं और उनका कैंपेन करना, कार्यकर्ताओं में जोश भरना और जो मासीज हैं उनको सिग्नल देना होता है। और हमें 100% उम्मीद है कि जनता वहां पर जनता दल यू के उम्मीदवार को विजयी बनाएगी। तो रुपौली विधानसभा उपचुनाव को लेकर चाहे वो दोनों गठबंधन हो, एनडीए या फिर इंडिया अलायंस की तरफ से जीत के दावे जरूर किए जा रहे हैं। एनडीए की ओर से जहां डबल इंजन की सरकार में जीत का दावा हो रहा है, तो वहीं अगर इंडिया अलायंस की बात करें तो इंडिया अलायंस की तरफ से भी सत्ता से जनता की नाराजगी का दावा करते हुए अपनी जीत की उम्मीद जाहिर की जा रही है। मजबूत कुनबा है जहां एनडीए के सभी वरिष्ठ नेताओं ने हमारे प्रत्याशी के लिए प्रचार प्रसार किया, चाहे वो आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हो, हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता हो, चिराग पासवान जी हो, जीतन राम मांझी जी हो, और दूसरी तरफ आरजेडी की आयातित प्रत्याशी हैं जिनको लोकसभा के चुनाव में मुट्ठी भर वोट मिले थे, जमानत जब्त हो गई थी। इस बार चुल्लू भर वोट मिलने की पूरी संभावना है। जनता देख रही है डबल इंजन की सरकार में किस तरह अपराध और भ्रष्टाचार चरम पर है। बिहार में तबाही है, बिहार में अपराधियों का तांडव है, जनता का आक्रोश है और तेजस्वी यादव जी का महागठबंधन इंडिया गठबंधन का जोरदार प्रचार है। इसलिए एनडीए की निश्चित हार है। जनता जिसकी साझेदार, उसका प्रचार जोरदार और दमदार है। सब जानते हैं कि अभी के समय में इंडिया गठबंधन के साथ पूरी जनता है, पूरे देश की जनता है। वही स्थिति रुपौली की भी है। 10 तारीख को भारी संख्या में
जनता का वोट जो है, जो प्रेम है, वो एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में जाएगा, जो हमारी जीत को सुनिश्चित करेगा। रुपौली में राजद की खटिया खड़ी होनी तय है। लोकसभा के चुनाव में रुपौली की विधायक बीमा भारती को जनता ने आईना दिखा दिया है। राजद ने उससे भी सबक नहीं ली है। राजद में खटास को देख बीमा भारती सांसद पप्पू यादव के खेमे में जाकर निकट का रिश्ता बना रही हैं। यह तो समय बताएगा कि रिश्ता कैसा बना। एनडीए के कार्यों के प्रति जनता नतमस्तक है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अपनी पूरी टीम के साथ दौरा कर चुके हैं। बस 2 दिन बचे हैं। तेजस्वी जी को एक बार फिर मुंह की खानी पड़ेगी। तो देखिए, लालू प्रसाद के सरकार गिरने वाले बयान पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा की तरफ से बयान आया। विजय सिन्हा ने कहा कि उनका सपना तार तार हो रहा है और इसीलिए लालू प्रसाद डिप्रेशन में है। उन्होंने कहा कि इस बार 2025 विधानसभा चुनाव में फिर 2010 जैसा ही हालत आरजेडी और कांग्रेस गठबंधन की होने जा रही है और 2025 विधानसभा चुनाव में आरजेडी और कांग्रेस गठबंधन को 25 सीट भी नसीब नहीं होगी। पप्पू यादव रो धो कर करके जनता की सहानुभूति लूटे हैं। उनको बड़ी जिम्मेवारी जनता ने दी है, लेकिन नेचर और सिग्नेचर नहीं बदलता है और अगर जो नहीं बदलेंगे तो फिर जनता बदल देगी, क्योंकि वो व्यक्ति तेजस्वी यादव के संकल्प के विरुद्ध जनता ने जनादेश दिया था। राजद के विरुद्ध जनता ने जनादेश दिया था। अपने उसी स्वभाव में लौट गए जिस स्वभाव को जनता पसंद नहीं कर रही है। राजद और कांग्रेस के गोद में जाकर के बैठने का काम किए हैं। इसलिए जनता उनको इस बार सबक सिखाएगी और जनता की सहानुभूति उनके साथ समाप्त हो चुकी है। तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पटना से दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। गिरिराज सिंह ने बिहार में अपराध को लेकर किए जा रहे तेजस्वी यादव के पोस्ट पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने तेजस्वी यादव को 90 के दशक की याद करने की नसीहत भी दी। साथ ही कहा कि चोर चोरी के खिलाफ बोले तो अच्छा नहीं लगता। 90 की दशक को याद कर ले और चोर चोरी के खिलाफ बोले तो उस पर अच्छा नहीं लगता। तो बिहार सरकार के मंत्री प्रेम कुमार ने आम बजट 2024 को लेकर बयान दिया है। प्रेम कुमार ने कहा कि डबल इंजन की सरकार फिर से बन चुकी है। इस सरकार को बनाने में बिहार का विशेष सहयोग रहा है। केंद्र की सरकार से हमें पूरा भरोसा है और इस बजट में बिहार के लिए विशेष रूप से आर्थिक सहायता की जाएगी। अब डबल इंजन की सरकार हो गई है और केंद्र से हम सबको काफी उम्मीद करते हैं और निश्चित तौर पर माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा बिहार को इस बजट में विशेष सौगात दी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गोपालगंज और पश्चिम चंपारण के हवाई सर्वे के बाद वाल्मीकि नगर गंडक बैराज का निरीक्षण भी किया और अधिकारियों के साथ चर्चा की। मुख्यमंत्री के साथ जल संसाधन विभाग के मंत्री विजय चौधरी और प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत भी मौजूद है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके सामने गंडक बैराज से अवलोकन करते हुए, निरीक्षण करते हुए, और इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता मुन्ना राज। कुमार बाढ़ प्रभावित इलाकों के हवाई सर्वे के बाद वाल्मीकि नगर गंडक बैराज पे पहुंच गए हैं और वाल्मीकि नगर गंडक बैराज पर मुख्यमंत्री निर्देश दे रहे हैं और तमाम आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से वाल्मीकि नगर गंडक बैराज पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और गंडक बैराज के ताज़ा हालात की अधिकारियों के साथ जायजा ले रहे हैं। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वाल्मीकि नगर गंडक बैराज का, जहाँ मुख्यमंत्री पहुँचे हैं और लगातार गंडक बैराज पर निरीक्षण कर रहे हैं और अधिकारियों से बाढ़ के जो ताज़ा हालात है इसका जायजा ले रहे हैं। तो तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वाल्मीकि नगर गंडक बैराज की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री पहुंचे हैं और अधिकारियों के साथ जो बिहार में बाढ़ के जो ताज़ा हालात हैं उसकी तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वाल्मीकि नगर गंडक बैराज का निरीक्षण करते हुए देख सकते हैं अधिकारियों की टीम के साथ मुख्यमंत्री लगातार गंडक बैराज का निरीक्षण कर रहे हैं। तो तस्वीरें हम आपके को सीधे तौर पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गंडक बैराज का निरीक्षण कर रहे हैं और लगातार जो
वर्तमान हालात हैं बिहार में, उसका जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपको सीधे तौर पर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देख सकते हैं जिस तरह से वाल्मीकि नगर गंडक बराज पर हाल के दिनों में जलस्तर बढ़ गया था, और उसके बाद कई जिले ऐसे हैं जहां बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। उसी को जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचे हैं और तस्वीर आपको दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं कि निचले इलाकों में क्या हालात हैं बाढ़ के बाद। मुख्यमंत्री यह देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो वाल्मीकि नगर, तो आपने देखा किस तरह से वाल्मीकि नगर गंडक बराज का मुख्यमंत्री ने निरीक्षण किया, और पश्चिम चंपारण के साथ ही गोपालगंज के तमाम जो बाढ़ प्रभावित इलाके हैं उसका अभी एरियल सर्वे मुख्यमंत्री ने किया है। और मुख्यमंत्री ने हाल के दिनों में जो बिहार में गंडक बराज से 4,40,000 डिस्चार्ज के बाद जो हालात बने हुए हैं उसका भी मुख्यमंत्री ने जायजा लिया और अधिकारियों को जरूर निर्देश दिया है। मुन्ना राज, न्यूज़ 18, वाल्मीकि नगर। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी आज आए थे और आप जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का पश्चिमी चंपारण और वाल्मीकि नगर से बहुत बड़ा लगाव है, और जलस्तर में जो वृद्धि परसों हुई है उसी का मॉनिटरिंग करने आए थे और सभी अधिकारियों को निर्देशित किए हैं कि आगे जो भी सरकारी स्तर से जो होना है उसके लिए किया जाए। तो बाढ़ प्रभावित जो परिवार है उसके लिए सहायता के लिए भी सरकार क्या कदम? देखिए, जो मानक है आपदा प्रबंधन, मुख्यमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि सबसे ज़्यादा अधिकार आपदा पीड़ित लोगों का है, और मुख्यमंत्री जी इस पर पूरा ध्यान देते हैं और उसी को निगरानी में आए थे और सभी अधिकारियों को निर्देशित किए हैं। वहीं मोतिहारी में एक दिन में 2 पुलिया ध्वस्त होने से हड़कंप मच गया है। मोतिहारी में एक और बन रही पुलिया बाढ़ के पानी में दबाव को झेल नहीं पाई, तो पानी की तेज धारा में ये पुलिया का जो आधा हिस्सा है वो देखिए बह जाता है। संग्रामपुर के भवानीपुर में RWD की ओर से ये पुलिया का निर्माण जो है वो किया जा रहा था और आधा हिस्सा पानी में बह गया। ये पुलिया SH 74 के भवानीपुर ढाला से मलाही टोली लिंक रोड जाने वाली निर्माणाधीन सड़क की बताई जा रही है। 60 लाख की लागत से बनी ये पुलिया 1 महीने भी ठीक से चल नहीं पा रही। वहीं अररिया में नेपाल बॉर्डर से सटे सिकटी प्रखंड के नूना नदी पर बना बांध ध्वस्त हो गया है। बांध टूटने से सिंघिया, बांसबाड़ी, कचना और सालगुड़ी में नूना नदी का पानी देखिए तेजी से फैल चुका है, जिससे इलाके में बाढ़ जैसे हालात बन गए। गांव में पानी भरने से लोगों को अब काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कचना से कोरागाछ जाने वाली सड़क 3 फीट पानी में इस वक्त डूबी हुई है। तस्वीरें आपके सामने हैं और हालात बिल्कुल बाढ़ जैसे ही, और यही वजह है कि लोगों की परेशानी इस वक्त बढ़ी हुई है। देख रहे हैं लोगों का घर डूब गया है, माल जाल का सब बर्बाद हो गया है। ये आप सड़क पर खड़े हैं? ये सड़क है, ये सड़क नहीं, ये तो अभी नदी बन गया है। कुछ समय पहले सड़क था, अभी नदी बन गया है। नदी बन गया। हाँ, ये सरकार का नीति है। देखिए यहाँ का प्रशासन, यहाँ का प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि जो है, कुछ लोग ऐसा करते हैं। एक धारा, 2 धारा बहती थी इस नदी का, एक धारा को बांध करके ये हाल है। वो धारा अगर जो आज के डेट में भी खुल जाए तो यहाँ इधर का पब्लिक का जान बच जाए। तो वहीं पूर्णिया में रुपौली विधानसभा उपचुनाव को लेकर शराब की तस्करी इस वक्त बढ़ी हुई और तस्कर अनोखे अंदाज में शराब की तस्करी कर रहे हैं। शहर के खजांची हाट पुलिस ने एक पार्सल वाहन में देखिए छुपा कर ले जाए जा रहे 915 लीटर विदेशी शराब को जब्त किया है। खजांची हाट थाना प्रभारी कौशल कुमार ने कहा कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी। जेल चौक के पास पार्सल वाहन को रोकने का प्रयास किया गया तो ये वाहन जो है वो ड्राइवर लेकर भागने लगता है, जिसके बाद आगे जाकर सड़क के किनारे गाड़ी लगाकर ड्राइवर यहां से फरार हो गया। जब वाहन की जांच की गई तो पार्सल वाहन के ऊपर कुरकुरे के अंदर छिपाकर ले जाई जा रही शराब की बोतलें बरामद हो जाती हैं। ये तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर थी। दरभंगा में एक ऐसा गांव है जहां लोग मछलियों को खाते नहीं बल्कि नदी में मछलियों का संरक्षण करते हैं। जी हां, बरौली प्रखंड के पोखराम गांव में जीवछ कोनी घाट है। यहां लोग मछलियों की पूजा करते हैं, लेकिन नदी के पानी के काला होने से मछलियों की मौत हो रही है। इससे लोग बेहद चिंतित नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। लोगों ने बार बार प्रशासन से नदी के साफ सफाई और प्रदूषण नियंत्रण के उपाय करने की मांग की, लेकिन कोई सुनने वाला ही नहीं है। जिला प्रशासन पर ध्यान नहीं देने के कारण जो है सो दरभंगा साइड की जो है सो गंदी नाली की
पानी जो है इसमें छोड़ दिया जाता है, जिसमें हजारों की संख्या में मछली जो है सो मर जाते हैं। यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य का विषय है और ये इस पर ना कोई जनप्रतिनिधि और ना ही सरकार जो है ध्यान दे रही है। बीजेपी के बिहार प्रदेश महामंत्री मिथिलेश तिवारी ने बक्सर के नवाब नगर को स्पेशल इकोनॉमी जोन बनाने के केंद्र के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने इसे बिहार के लिए बेहतरीन सौगात बताया। उन्होंने पीएम मोदी और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के प्रयास से पश्चिम चंपारण के कुमारबाग और बक्सर के नवानगर को स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने से रोजगार के रास्ते खुलने का भी दावा किया। यहाँ जब बड़े बड़े इंडस्ट्री आएंगे तो यहाँ के नौजवान यहाँ के बिहार के कॉलेज में पढ़ेंगे और बिहार में नौकरी करेंगे और यहाँ जो प्रोडक्ट का उत्पादन होगा उसका पूरा रॉ मटेरियल हमारे यहाँ के किसान उनको सप्लाई करेंगे और बिहार अब केवल खरीदने वाला राज्य नहीं बनेगा, बिहार बेचने वाला राज्य बनेगा, अपना उत्पादन करेगा और देश और दुनिया में पहुँचाएगा। इसके दिशा में मोदी जी ने बड़ा कदम बढ़ाया। तो बिहार सरकार ने इस बात को माना है कि हाल के दिनों में जो पुलिया ध्वस्त हुए हैं उनकी मुख्य वजह उनका मेंटेनेंस नहीं होना है। पटना में भी कई पुलों को लेकर लापरवाही के आरोप लग रहे हैं। चितकोहरा रेल ओवरब्रिज एक महत्वपूर्ण पुल है जिससे होकर हर दिन हजारों गाड़ियां आती जाती हैं, लेकिन मेंटेनेंस के अभाव में यह पुल देखिए खतरनाक बन सकता है और पुल पर जगह जगह बने गड्ढे में बारिश का पानी जा रहा है जो इस स्थिति को और ज्यादा खतरनाक बना रहा है। यही नहीं, पुल पर बने रेलिंग में भी कई जगहों पर दरार आ चुकी है। विभाग इससे लेकर लापरवाह है। चितकोरा रेल ओवरब्रिज का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार ने। तो जल संसाधन विभाग और ग्रामीण कार्य विभाग के अपर मुख्य सचिव ने माना था कि उनके विभाग के तहत जो पुराने पुल बनाए गए थे उनका मेंटेनेंस नहीं किया गया और यही कारण है कि हाल के दिनों में पुल भारी संख्या में ध्वस्त हुए हैं। हम एक तस्वीर दिखा रहे हैं राजधानी पटना की। ये चितकोहरा पुल है और तकरीबन 600 मीटर ये लंबा पुल है, 7.5 मीटर इसकी चौड़ाई है। दिन भर में सैकड़ों हजारों वाहन यहाँ से गुजरते हैं। अभी भी देखिए लगातार जो गाड़ियां हैं यहाँ से जा रही हैं। काफी व्यस्तम पुल है और इसका रख रखाव किस तरीके से होता है। 1989 में इसका पथ निर्माण विभाग ने निर्माण करवाया और बाद में NHAI ने इसको टेक ओवर कर लिया था, लेकिन मेंटेनेंस की लापरवाही यहाँ भी दिखती है। बरसात का मौसम है और पुल में जगह जगह गड्ढे बन गए हैं। देखिए तस्वीरों में ऐसे गड्ढे हैं, जगह जगह ये गड्ढे जो बने हुए हैं, ये लापरवाही जो है भारी पड़ेगी। यहाँ भी गड्ढा और बरसात में जो बारिश का पानी है इसमें घुसता है और कमजोर कर रहा है इस पुल को, जो 50 साल इसकी आयु बताई जा रही है। लेकिन अभी से ही देखिए कई जगहों पर यहाँ भी देखिए, यहाँ भी पुल में यहाँ भी गड्ढा बना हुआ और इसमें लगातार पानी जो है रिस रहा है। तो पानी जा रहा है पुल के अंदर और नीचे से भी छड़ निकल गया है और पुल धीरे धीरे कमजोर हो रहा है। पैदल चलने के लिए ये बनाया गया था। और देखिए रेलिंग इसकी देख लीजिए, रेलिंग किस कदर क्रैक है देखिए यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए रेलिंग जो है वो क्रैक है सब जगह। इतना इस तरीके से इस पुल को रखा गया है, मेंटेनेंस किस तरह कदर यहाँ नहीं की गई है, इसकी बानगी साफ तौर पर झलक रही है। देखिए किस कदर दरार आया है इसके रेलिंग में और इतने बड़े बड़े गड्ढे इस पुल में हुए हैं। अब देखिए यहाँ से पानी जाएगा और पानी, बरसात का पानी नीचे जाता है और धीरे धीरे पुल जो है वो कमजोर होगा। तो एक बड़ी लापरवाही। यहाँ भी देखिए यहाँ किस कदर जो रेलिंग है इसमें दरार पड़ा हुआ है। मेंटेनेंस क्यों नहीं है समझ में नहीं आता है। NHAI को देखना था, पथ निर्माण विभाग से टेक ओवर करने के बाद NHAI ने इसकी देखरेख की जिम्मेवारी ली थी। ये देखिए ये तो एक बड़ा सवाल है। राजधानी पटना के ये व्यस्तम पुल हैं और यहाँ पर इनके मेंटेनेंस को लेकर जो लापरवाही बरती जा रही है उससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। शायद जो सरकारी मुलाजिम हैं उनको किसी हादसे का इंतजार है, लेकिन निश्चित तौर पर सरकार को भी ध्यान देना होगा और देखना होगा कि किस तरीके से जो ये काम चल रहा है, लापरवाही जो बरती जा रही है, उसको लेकर एक इंस्ट्रक्शन जरूर जारी किया जाना चाहिए, क्योंकि लोगों की जिंदगी का सवाल है। ये राजधानी के पुल है और इस पुल की जो जर्जरता स्थिति है वह कई सवाल खड़े करती हुई नजर आ रही है। कैमरा पर्सन अमित के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। दानापुर के रूपसपुर राम जयपाल नगर में बच्ची की हुई मौत का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। घटना में ये बातें सामने आई कि बच्ची और पिता के बीच पिस्टल से खेलने और रील बनाने के दौरान गोली चली थी, जिसमें बच्ची की मौत हो गई। पिता ने खुद की गलती से बचने के लिए अज्ञात पर गोली मारने की अफवाह फैलाई थी और पुलिस को भी गुमराह किया। पुलिस ने पिता को गिरफ्तार कर लिया है और पिता के पास से मैगजीन और खोखा भी बरामद कर पिता को फिलहाल जेल भेज दिया गया।
घटना है वो घर ही में और एक्सीडेंटल हुई थी मृत्यु उसकी। क्या हुआ था कि जो पिता और पुत्री हैं वो एक इलीगली एक्वायर्ड पिस्टल से आपस में ही खेल रहे थे और अनजाने में वो गोली चल गई। और जो त्वारा सदर अस्पताल हमेशा अपने कारनामों से सुर्खियों में रहता है और इस बार अस्पताल के बेड पर मरीज की जगह ईंट ढोने का वीडियो देखिए वायरल हो रहा है और तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। और ये तस्वीर देखिए, साफ तौर पर देखा जा सकता है इस बेड पर ईंट को रखकर मजदूर धक्का देकर लेकर जा रहे हैं। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। एक तरफ इस मॉडल सदर अस्पताल में मरीजों को इलाज के लिए बेड नहीं मिल पाते हैं, उन्हें फर्श पर अपना इलाज कराना पड़ता है, कुर्सी पर बैठाकर इलाज किया जाता है। और यहाँ के पहिएदार बेड पर देखिए निर्माण कार्य के लिए ईंट ढोए जा रहे हैं। इस मामले पर सदर अस्पताल का कोई भी अधिकारी हालांकि कुछ बोलने को तैयार नहीं है। और ऐसे में न्यूज़ 18 ये सवाल पूछता है कि बेड पर आखिर ईंट क्यों ढोई जा रही है? यही वो बेड है जो मरीजों को नसीब नहीं होता, उन्हें तो बेड नहीं मिल रहा। और इस पूरे मामले पर प्रबंधन ने चुप्पी साध रखी है। ये चुप्पी क्यों है, ये बड़ा सवाल। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। चलते चलते नजर डालते हैं इस वक्त के हेडलाइंस पर।